हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल सिन्हा और आज हमारे बीच साक्षात्कार हेतु उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद सिंह जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्ञान के अनेक माध्यम हैं, उन्हीं माध्यमों में एक माध्यम साक्षात्कार भी होता है। कहा जाता है ज्ञान जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, जिस रूप में भी मिले, ले लेना चाहिए। तो निश्चय ही इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आप सब लोगों की सुविधा हेतु रोचक ढंग से ज्ञान पहुंचे, इसके लिए हमने साक्षात्कार करने का निर्णय लिया है विनोद जी के साथ। और विनोद जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, तो आइए हम इनसे सबसे पहले इनके जीवन के संदर्भ में जानेंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरे परिवार को हृदय से नमस्ते जी। विनोद जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप बनारस में कब आए और उस समय से लेकर अब तक की जो संक्षिप्त यात्रा है, इसके संदर्भ में थोड़ी सी बातें करें। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप बातचीत करने का एक जरिया बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच को भी यहाँ पे ये प्रस्तुति हो रही है। इसके बाद जो सवाल आपका है कि 2000 में मैं आया हूँ, आपको पता ही होगा कि 5 जुलाई सन 2000 को दिन बुधवार पड़ा था, मुझे आज भी याद है। उसी दिन हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में मेरा पदार्पण हुआ और उसी दिन से लेकर मैं 4 साल तक 2004 तक वहाँ रहा। इसके बाद सेवा कुटीर बाल सदन जो स्कूल है वहाँ आना हुआ जी। 2004 में। उसके बाद वहाँ तक एमफिल तक का दौर वहाँ चला। कुछ दिनों तक सीबीएस जो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी है वहाँ पे एडहॉक के पद पे हिंदी का टीचर रहा। इसके बाद अभी मैं मगध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी, तो निश्चय विनोद जी, आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहारियों को लेकर, हालांकि बिहारी कहते हुए थोड़ी जिभा लड़खड़ानी चाहिए थी, क्योंकि बिहारी को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा निगेटिव है, लेकिन आपने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है कि बिहारी भुच्चर होते हैं, बिहारी कुछ नहीं जानते हैं, इस धारणा को आपने तोड़ने का कार्य किया है। और इसको तोड़ने हेतु आपको कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ करना पड़ा, या इन चीजों का सामना कितना करना पड़ा, इस संदर्भ में भी थोड़ी सी बातें रखें आप। अब राहुल जी, मैं बताऊं कि बात सही है कि बिहारी को लेकर के, और मान लीजिए इधर झारखंड और बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ तक कि थोड़ी सी चीजें बनारस में भी थी, लेकिन बनारस में कम, दिल्ली में ज्यादा है। अब दिल्ली में इसकी अधिकता है कि बिहारी को थोड़ा व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोलते हैं, समझते हैं। बिहारी मतलब मूर्ख, वहाँ माना जाता है बिहारी अर्थात मूर्ख है। जैसे आप जानते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में भैया जी का मतलब मूर्ख, वो चाहे उत्तर प्रदेशी हो या बिहारी हो। जी। उसी तरह से दिल्ली में भी बिहारी को मूर्ख के श्रेणी में माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं ही नहीं, बहुत से लोग वहाँ पर, निखिल सिंह हैं जो कि वहाँ पर कमिश्नर तक बने और आज के डेट में बहुत नाम है उनका, तो बहुत लोगों ने वहाँ तोड़ा है। रिक्शा से लेकर आईएएस तक वहाँ पर बनते हैं और बिहार से हैं। मैं भी कोशिश यही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि इस धारणा को तोड़ी जाए, ऐसा न पता चले कि हाँ हम लोग बिहारी मतलब मूर्ख हैं। जी, आपको कभी भी इस बात को लेकर शर्म नहीं आती कि मैं बिहारी हूँ? यदि कोई आपको बिहारी शब्द से संबोधित करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है राहुल जी कि ये जो श्रोता हैं वो बहुत तार्की नजर रखते हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं एक चीज थोड़ा सा साफ करूं कि मैं ना झारखंड राज्य के पलामू जिले से हूँ, हरिहरगंज क्षेत्र से, लेकिन मेरा बिहार बॉर्डर लगता है और मेरा कार्य क्षेत्र सारा बिहार है। अर्थात मैं बिहार में जॉब करता हूँ, तो ज्यादातर तो बिहार में ही रहना होता है। तो मैं इस क्षेत्र से ये जवाब केवल ये दे सकता हूँ कि देखिए, बिहार में रहकर मैं गर्व महसूस करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और बिहार की धरती इतिहास से लेकर वर्तमान तक देखी जाए तो कोई गलत नहीं है। हाँ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ दें, उस पर बाद में आया जाए तो। विनोद जी, जो लोग भी आपको जानते हैं, आपके जीवन को जानते हैं, वो आपकी विनम्रता और आपके धैर्य को बहुत बखूबी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो विनम्रता है, आपकी जो धीरता है, ये स्वाभाविक गुण है या फिर अर्जित संपत्ति है?
देखिए राहुल जी, ऐसा है कि इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग मुझे ऐसा जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन की भावना नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, क्रोध तो हर चीज है। वो तो आप जानते हैं कि 11 प्रकार के रस जो कि हर एक मनुष्य के अंदर है, जी जी तो मेरे अंदर भी है। लेकिन इस पे प्रयास ये किया जाता है कि जैसे क्रोध है तो क्रोध को ना कहीं थोड़ा सा प्यार का, मोहब्बत की चादर से ढक कर रखा जाए, वरना नुकसान हो सकता है। ये मेरा मतलब, ये मेरे जीवन की अपनी बात है कि मैंने ये देखा है कि क्रोध में हमेशा नुकसान हो सकता है, खतरे इसके बने हुए हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत क्रोधित न रहूं, बहुत तीव्र गति का डिसीजन न ले लूं जिससे कि परेशानी आ जाए, मुझे वो आए या किसी और को आए, लेकिन परेशानी तो आएगी। इससे बचने का प्रयास होता है। जी। तो कुल अब मिलाकर आपका सवाल इसमें है कि क्या ये स्वाभाविक गुण है या आपने अर्जित किया है? जी तो जी नहीं, मैंने इसको ना स्वाभाविक गुण में भी है, क्योंकि मेरे यहाँ आप जिससे भी मिलेंगे तो थोड़े सम भाव के दिखेंगे। और फिर इसमें अर्जित भी मैंने किया है, क्योंकि जब मैं पहली बार नेत्रहीन हुआ तो काफी क्रोध था मेरे अंदर, काफी ज्यादा। जी। लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया, उसको कम किया। आज भी कोशिश यही है कि कम से कम हो नकारात्मक चीजें। विनोद जी, चूंकि आप साहित्य के विधिवत विद्यार्थी रहे हैं और आज आप टीचर भी हैं, प्रोफेसर हैं, तो जब आप विद्यार्थी काल जब आपका चल रहा था उस समय का जीवन और जब आप प्रोफेसर हैं इस समय का जीवन, दोनों जीवन का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कैसा लगता है आपको कि वो ज्यादा बेहतर था या ये वाला फिर ज्यादा बेहतर है? राहुल जी, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, है ना। देखिए, होता है ना कि कभी कभी सोचा जाता है कि क्या रात अच्छी है या दिन अच्छा है, तो वो अपने स्तर से देख लिया जाता है। अब मेरी बात कहेंगे तो मेरी दृष्टि में वो विद्यार्थी लाइफ जिसमें हॉस्टल में रहना, दोस्तों के बीच में खाना, सोना, बैठना, पढ़ना, लिखना, वो ज्यादा आनंददायी था, बहुत आनंददायी था। और बहुत ही मजा आया उस लाइफ में। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्यादा दुख नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था। आज क्या है कि हम रोजगार में हैं। जी अब एक खुशी तो है कि अपनी रोटी खा रहे हैं, जी न सरकार की, न किसी डोनर की, न किसी अपने माता पिता की, बल्कि खुद की रोटी खा रहे हैं, इसकी संतुष्टि है। लेकिन जो वो आनंद था ना, वो आनंद में थोड़ी कमी आई। इसका कारण है, इसका कारण ये हुआ कि जब आप पैसे कमाते हैं, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, तो आपसे पारिवारिक, सामाजिक दोनों क्षेत्रों में अपेक्षा बढ़ जाती है। जी। और वो अपेक्षा जब बढ़ती है और उस पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो नाराजगी आपको झेलनी पड़ती है। तो कई बार मुझे भी झेलनी पड़ी है। तो जब इस तरह की नाराजगी होती है, परिवार के बीच निराशा होती है, असंतोष होता है, तो आप इसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं या फिर रहने ही देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैनेज करते हैं राहुल जी, इसमें मैं मैनेज करता हूँ बहुत ज्यादा। अभी मैं अब क्या कहूँ, अभी अभी मैं जब बिहार में काम करने लगा जी तो बिहार में जितनी भी कमाई की, उसमें एक छोटा भाई है, वो बेरोजगार था, तो उसको रोजगार में लाने के लिए उसको मैं 5 लाख रुपए दे दिया कि तुम कोई भी रोजगार कर लो, जो चाहो वो करो। तो क्या ये मांगेंगे आप? होंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, ये तुम्हारा है, अब तुम इसमें आगे बढ़ो। ठीक है, अब उसको कर दिया, लेकिन अब उसकी उम्मीदें और बढ़ गई। उनको लगता है कि नहीं भैया, और बल्कि लोन लेकर दे दें तो अच्छा है, दिल्ली का मकान देख के दे दें तो अच्छा है। तो ये चीजें जो मैं देखा ना कि ये चीजें, तो अब क्या लगा कि नहीं, ये अधिकता हो रही है। तो अधिकता जब भी कहीं कुछ होने लगे तो थोड़ा रोकना जरूरी है, रोकना जरूरी है, वरना पानी नदी के बांध को तोड़कर बह जाए तो बाढ़ आने की संभावना है। तो इन चीजों को रोकने के लिए किस तरह के उपाय आपने अपनाया और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देंगे कि जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति उनके समक्ष आए तो किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा बातचीत करें वैसे लोगों से जो आपसे असंतुष्ट हैं। आप उदाहरण के तौर पे देखते होंगे कि जो मेरे से असंतुष्ट होता है, मैं उससे ज्यादातर बात करने का प्रयास करता हूँ, कांटेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। हो सके तो मैं मिलने भी चला जाता हूँ उससे। कारण यही है क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो उसके मन के भाव को नहीं पढ़ पाएंगे, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक रिएक्शन सही जाएगा नहीं। तो जांच करेंगे तभी बीमारी पता चलेगी, और बीमारी पता चल जाए तो दवाई सटीक जाती है, दवा होती है उसकी। तो वैसे ही पारिवारिक या कहीं भी ऐसी चीजें आ जाए तो आप चीजों को सहजता से समझें, बातचीत करें और उसका हल निकालने का प्रयास करें। कोशिश यही मेरी होती है कि हल निकले
तब कई चीजें छोड़नी पड़ जाती है, जिसके लिए नाराजगी होती है, झेलनी पड़ती है। जी विनोद जी, एक सवाल है कि ज्यादातर लोग जब हम आप उनसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे, लोग बोलते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहूंगा, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहूंगा। कोई जल्दी ये नहीं कहता कि मैं साहित्यकार बनना चाहूंगा। क्या इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि हिंदुस्तान में साहित्यकारों को जो सम्मान, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है? क्या लगता है आपको? देखिए राहुल जी, साहित्यकारों को जो स्थान मिलना चाहिए वो तो मुझे लगता है कि मिला। फिर तब कहेंगे कि तो लोग क्यों आईएएस के पीछे जाते हैं, कोई इंजीनियर के पीछे जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही एक चीज जो मैं देखा, आज भी लोग मेरे से पूछते हैं कि अरे आप तो प्रोफेसर हैं, आपको क्या सोचना है। तो मैं यही पूछता हूँ उनसे कि अच्छा ये बताइए कि जो थाना प्रभारी हैं, ये आशीष जी अभी यहाँ पे थाना प्रभारी हैं, उनसे ज्यादा पावर है क्या मेरा? आप उनसे डरते हैं कि मेरे से? तो स्वाभाविक तो उत्तर आएगा उनका कि नहीं, मैं तो उनसे डरता हूँ। तो सत्य यही है कि एक दारोगा ज्यादा पावरफुल है एक प्रोफेसर के मुकाबले। आप पद पर नहीं जाइए, अगर पावर की बात करेंगे तो आईएएस लोग बनना ही इसीलिए चाहते हैं क्योंकि एक पद है और वो पद में एक पावर है। वो पावर को लेकर के लोग आईएएस और इंजीनियर तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसका पावर का कुछ वैल्यू है। और उसी वैल्यू में आप देखते होंगे कि जो इंजीनियर और खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, उनकी तो क्या कहने, वो आईएएस से बड़े नजर आते हैं। और आज के समय में शिक्षकों का जो सम्मान है, उसको लेकर जो गिरावटें आप देखते होंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षक किस प्रकार से पुराना सम्मान कमा सके दोबारा से? देखिए इसमें एक समस्या आई है। समस्या ये आ गई कि अब शिक्षा भी ना रोजगार पूरक हो गया, अर्थात इसमें भी शिक्षा को भी व्यवसायीकरण किया गया। अब इसमें व्यवसाय का रूप ले लिया है। तो अब गली गली में कोचिंग है, गली गली में स्कूल्स हैं। तो हुआ क्या कि अब हर घर में तो टीचर पैदा हो गया, तो शिक्षक का महत्व यहाँ से कम हो गया क्योंकि जिसकी अधिकता होगी उसका महत्ता कम हो जाएगी। और वही चीज आ गया। तो ये व्यवसायीकरण जो आया ना, वो बहुत खतरनाक है। उसमें शिक्षक भी उस तरह से ज्ञान बिल्कुल विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम रखो और हाईलाइटेड चीजें रखो, डांस सिखा दो, कुछ ऐसी चीजें सिखा दो जो माँ बाप को यानी पेरेंट्स को लगे कि बहुत अच्छा है और उसी में ये स्कूल और कोचिंग चमक जाए। इसके कारण ये छवि जरूर डाउन हुई है शिक्षक की भी, और विद्यार्थी में भी वो गुण नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो विद्यार्थी में इस तरह के गुण नहीं आ पा रहे, इसके पीछे निश्चय ही शिक्षक जिम्मेदार है। और ऐसा कहा भी जाता है कि विद्यार्थियों का जो फेलियर है वो शिक्षकों का फेलियर है। आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए शिक्षक और विद्यार्थी सिक्के के दो पहलू हैं जी। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिक्षक जिम्मेदार तो है लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं है। याद होगा आपको कि आपने एक उदाहरण दिया था कि नल के नीचे बंद बोतल अगर रख दिए जाए तो क्या पानी भर जाएगा? सवाल इसी तरह से है कि विद्यार्थी के पास शिक्षक कितना भी ज्ञान देना चाहे, मैं अभी बिहार में हूँ, मैं जितना भी चाह जाऊँ कि मैं ज्ञान यहाँ बांट दूं, लेकिन लेने वाला चाहिए। और जब लेने वाला ही नहीं चाह रहा है तो आप ज्ञान कैसे देंगे? तो एक समस्या तो है और ये समस्या विद्यार्थियों की तरफ से भी है, लेकिन शिक्षक को पहल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो 100% अपनी सेवा दे ताकि ज्ञान का विस्तार हो। अच्छा, पुराने समयों में जो गुरु और शिष्यों के बीच का संबंध था, उस संबंध को स्थापित करने में जो श्रद्धा है वो अपनी महती भूमिका अदा किया करता था, लेकिन अब शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों में श्रद्धा नहीं रही है। क्या ये कारण नहीं है ज्ञान उस रूप में ना हासिल कर पाने की? क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धावान ज्ञानम लभते। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो श्रद्धा अब कहाँ से रहेगी। वो समय था जब शिक्षक केवल शिक्षक की जो हालत थी उस समय बहुत बेहाल थी। मतलब वो शिक्षक उस तरह के नहीं था जो आज है। वो साइकिल से चलता था, एक छोटा सा थैला लिया घूमता था। आज का शिक्षक आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एसी कार में घूमता हुआ नजर आएगा। ये जो श्रद्धा कम क्यों हुई? क्योंकि प्रेम का ही दूसरा रूप, प्रेम जब आस्था को प्राप्त कर जाए श्रद्धा में बदल जाती है। और यहाँ जब श्रद्धा और प्रेम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ तो व्यवसायीकरण हो गया, तो अब शिक्षक को भी लगता है कि विद्यार्थी से बहुत जुड़ने की जरूरत नहीं है,
उसकी समस्या, उसकी गरीबी, उसके घर की परेशानी जानकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो पैसा चाहिए। जी जी और पैसा कितना है ना, ये समस्या है। जी। विनोद जी, कई बार ऐसी खबरें भी हमने पढ़ी है कि एक शिक्षक है या शिक्षिका है, उसका प्रेम संबंध विद्यार्थियों के साथ हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे कि ये जो रोमांस भरा प्रेम होता है। तो यदि ऐसा संबंध आए, शिक्षक के मन में यदि इस तरह का प्रेम हो, किसी विद्यार्थी के प्रति जागृत हो, तो उसे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उसे अभिव्यक्त करना चाहिए या फिर उसे मन ही मन दबा देना चाहिए? देखिए, तो मैं इस पर बहुत सावधानी से चाहता हूँ कि ध्यान दिया जाए। और जी मैं कहूँगा कि मेरी पूरी बात कोई सुने न सुने, लेकिन ये जो सवाल आपका है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी इस तरह के प्रश्न जरूर आना चाहिए था। देखिए, और इसे श्रोताओं को गौर से सुनना भी चाहिए। जी देखिए, मेरा जो कहना है इसमें कि ये बात सत्य है कि शिक्षक ही एक मनुष्य है, और मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसके अंदर भी सभी रसों का संचार होता है। जी तो श्रृंगार रस सबसे प्रबल है, क्योंकि वो रस का राजा है। तो वो भी है उसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा लग जाए या बहुत खराब लग जाए, ये तो होता है। लेकिन शिक्षक को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये व्यक्तिगत में मुझे लगता है कि नहीं, उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मन तो होता नहीं है, मन तो सबका होता है, हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। कहा जाता है कि उम्र 55 का, दिल बचपन का, जी वो चलता है। लेकिन आपको मन को मस्तिष्क के लगाम से कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर शिक्षक का कैरेक्टर लूज हुआ, यानी कि चरित्र से वो हीन हुआ, जी तो बहुत बड़ा हीनता है, और उसको समाप्त करना असंभव है अपने जीवन में। तो ऐसा भी कहा जा सकता कि जो शिक्षक है वो कक्षा में शिक्षक है, बाकी कक्षा के बाहर तो उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। हाँ, ये बात सही है, उसका व्यक्तिगत जीवन कक्षा के बाहर है। लेकिन आप देखेंगे कि कक्षा के बाहर उसे अवसर कम मिलता है, उसे ज्यादातर कक्षा में ही अवसर प्राप्त हो जाता है। और इसके कारण कई केसेस हुए। आप देखिए, दिल्ली के अंदर भी कई प्रोफेसर इसमें फंस गए। आप देखेंगे कि बिहार में एक बड़ा सवाल आ गया था, जब आप मंटो को जानते हैं, बहुत बड़े राइटर के रूप में सामने आए, साहित्य के लेखक हैं। लेकिन ये सवाल आया था कि ऐसा हुआ, शादी तक हुई, लेकिन क्या वो शादी चल पाई? नहीं चल पाई, परेशानी आ गई। तो ये क्या है, क्योंकि उम्र का जो एक फासला है, दूसरे वो अनुभव का फासला है, सामंजस्य बनता नहीं है, वो एक आकर्षण है। उसके कारण आप बंध भी गए तो परेशानी तो रहेगी। तो विनोद जी, आप एक प्रोफेसर हैं, तमाम विद्यार्थी आपके समक्ष आते होंगे, तो क्या आपके जीवन की कोई ऐसी कहानी है जो कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके प्रति आपके मन में इस तरह का भाव पैदा हुआ हो और आप मन में दबा के रख गए? देखिए राहुल जी, मैं बताऊं कि मेरे मन में तो बहुत भाव आए जब मैं पढ़ा रहा था सीजीएस में। सबकी बात बताऊं, बहुत अनेकों बार ऐसी बातें आई, लेकिन उसे दबाना पड़ता है। देखिए, आपको रस का संचार तो होगा, क्रोध भी आएगा, तो आपको तो संयम के साथ धैर्य, जो धैर्य मैं बोलता हूँ बार बार ना, वो धैर्य यही है कि आप धैर्य से चीजों को सोचे समझे फिर आगे बढ़े। अब आप कहेंगे कि फिर आपको क्या ऑफर नहीं मिला? ऑफर भी मिल गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये चरित्र का जो हनन हो जाएगा ना, तो ये वापस नहीं मिलेगा फिर। तो वो मैं बिल्कुल उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल कहा कि नहीं, ये इस तरह। और वो फोन पे केवल सवाल नहीं पूछते, नोट्स नहीं मांगते, वो और भी सवाल करने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा अवसर भी मैं नहीं देता हूँ। अब ज्यादा अवसर न दिया जाए। और अब तो मैं शादीशुदा हूँ, आपको बताऊँ, तो काफी चीजें बंद गई। विनोद जी, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेम है ये मन का शुद्धिकरण करता है, किंतु प्रेम जब भी किसी जो हमारे अपने जन हैं उनके हृदय में पनपता है किसी के प्रति, तो हम इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये केवल दर्शन तक सीमित है प्रेम, या फिर हम इसे व्यवहार में ला नहीं पाते हैं? क्या इसको लेकर ये जो धारणाएं हैं? राहुल जी, अब बड़े बड़े विद्वानों को मैं कोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के का नाम लेते हुए गुरेज नहीं करूंगा कि प्रेम जो है ना, वो प्रेम क्या है कि प्रेम एक अलग चीज है, वो आकर्षण एक अलग चीज है। कभी कभी क्या होता है, हम आकर्षण में आ जाते हैं और हमको लगता है कि प्रेम है। ये गलत फहमी हो जाती है। और खास तौर पे अगर हम दृष्टिबाधित समाज के हिसाब से देखें, जिसमें मैं स्वयं हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सहानुभूति को भी हम लोग कभी कभी गलती में प्रेम समझ बैठते हैं। जी बिल्कुल, है ना। आकर्षण को भी कभी कभी प्रेम समझ बैठते हैं। होता क्या है
बायोलॉजिकल शारीरिक फर्क तो है स्त्री और पुरुष में। बिल्कुल। अब हमारी इच्छा स्वाभाविक है कि यदि हम पुरुष हैं तो स्त्री के अंगों को जानने, समझने और देखने का होगा। लेकिन अब तब है कि आप बाजार में जाते हैं और हर मिठाई खा जाएं, ये जरूरी नहीं है। जेब के जो औकात है उसे भी देखना है। हमें कोई शुगर तो नहीं है, हमें इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, घर परिवार है, सब कई चीजें देख करके और तब मिठाइयों पर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। विनोद जी, आजकल एक चर्चा बहुत ही गरमाई हुई है कि समलैंगिकता को लेकर, तो यदि आप प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तो आप हैं ही, आपके समक्ष दो विद्यार्थी आते हैं, जिन दोनों के बीच एक समलैंगिक संबंध है, दोनों विवाह करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे यदि आपसे वो सलाह मांगते हैं तो? देखिए, मैं कई बार तो राहुल जी मैं मौन रह जाता हूँ। कई सवाल ऐसे होते हैं जिससे मौन रह जाता हूँ। अब ये जो है ये ठीक है, अब आपस में दो लोग खुश रह सकते हैं जीवन में, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि प्रेम में बाधा बनना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो नहीं बाधा बनना चाहिए हम सबको। इसीलिए यहाँ मौन रहने में भला है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम एक साथ रहो, अच्छा तो है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अपना विचार है कि वो एक साथ रह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अच्छा, शादी क्या है? शादी एक खुशी का बंधन है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जीवन में सरलता से जिए, खुशी से जिए, तो उसके लिए शादी कर लेते हैं। यदि उनको लगता है कि हम ही दो लोग आपस में ही खुश रह सकते हैं तो खुश रहना चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन जो सृष्टि का आगे बढ़ना है, उस प्रोसेस में निश्चय ही ये बाधा उत्पन्न होगा। हाँ, ये बाधा तो आएगी। और देखिए, हर चीज आपको नहीं मिल सकती, तो आपको चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। आप 100% चाहेंगे कि न्याय मेरे पक्ष में हो या उसके पक्ष में हो, ये होता नहीं है ऐसा। विनोद जी, हिंदुस्तान में, भारत में साहित्यकारों का क्या भविष्य है? साहित्यकारों का भविष्य क्या है? साहित्यकारों का भविष्य देखा जाए तो इसी हिंदुस्तान की अगर बात करें जी, निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। आप देखिए, अभी तक जितने साहित्यकार इस धरती पे पैदा लिए, वो आप देखेंगे कि विश्व लेवल पे भी उनका नाम रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यदि अच्छे साहित्यकार होते हैं तो उनका भविष्य तो बहुत उज्जवल। जी, यदि आपको हिंदी साहित्य का लेखन करने का अवसर मिले तो आप वर्तमान युग को किस कालखंड में रखना चाहेंगे, किस नाम से उसे संबोधित करेंगे? देखिए, ये तो राहुल जी आपका बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, उत्तर आधुनिक काल तक हम लोग आ ही चुके हैं। अब इस काल को क्या नाम दिया जाएगा? तो अब मेरे हिसाब से तो मैं तत्काल अगर मानसिक रूप से सोचूं तो अति आधुनिक काल कह सकते हैं, अब और क्या कहें। बाकी मैं श्रोताओं पे छोड़ता हूं कि वो भी अपना विचार दें कि आखिर इस काल को अब क्या नाम दिया जाए। ऐसे अति आधुनिक काल अगर दें जिसमें कि विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत का होते हुए भी उसका पोशाक वो नहीं होता जिससे कि पहचाने जाते थे कि ये हिंदी के विद्यार्थी है, वो भाषा नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी से जो युक्त अब पीठ पर लैपटॉप होता है और हाथ में वो बड़ा सा मोबाइल, तो चीजें बदली हैं। तो अति आधुनिक काल मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी के आगमन से साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी, टेक्नोलॉजी के आगमन से साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, टेक्नोलॉजी के आने से साहित्य पर, देखिए साहित्य जो है ना वो थोड़ा समय मांगता है। अर्थात उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। साहित्य कहता है कि मुझे मंथन करो तभी अमृत पाओगे। ये टेक्नोलॉजी जो अभी है भारत में, या भारत में क्या विश्व लेवल पे देखें तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी ने चीजों को जानने में सरल तो कर दिया, लेकिन अब चिंतन की क्षमता थोड़ी हमारी कम हो रही है या हम कम करते जा रहे हैं। और इससे साहित्य पे प्रभाव पड़ा है। आप देख लीजिए, अब आज के युग में क्या कोई इस तरह का साहित्यकार नजर आ रहे हैं जिन पर कि कहा जाए कि वाकई ये साहित्यकार है? क्या कोई जयशंकर प्रसाद दिख रहे हैं? नहीं। आधुनिक इस काल में तो अब वो चीजें नहीं आ रही है। कारण यही है कि हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने चीजों को बड़ा सरल किया और इस सरलता के कारण जो चीजें सरलता से मिल जाए तो उसमें आप समझते हैं कि रिसर्च यानी शोध कम होता है। तो क्या आप अपने संतान को हिंदी को लेकर प्रेरित करेंगे और चाहेंगे कि आपकी जो संतान है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इंग्लिश का जमाना है और इंग्लिश पॉपुलैरिटी के हिसाब से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा
कि मेरा जो भी संतान हो उसे हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी जब वो जान जाएगा तो अंग्रेजी तो ऐसे ही जान जाएगा। अगर हिंदी अच्छे से वो जानता रहेगा तो भाषाई स्तर पर वो मजबूत होगा, और फिर वो जब चाहेगा कि हमें अंग्रेजी भी जाननी है तो वो जान लेगा। लेकिन हिंदी को अच्छे से जानना बहुत आवश्यक है उसके लिए। एक पहचान है हमारी हिंदुस्तान की, पहचान है हमारे क्षेत्र की, है ना। विनोद जी, जैसा कि हम लोग कहते हैं, हम सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जो कोई भी व्यक्ति जब साहित्य से प्रथम परिचय करता है तो एक परिभाषा लेकर चलता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और दर्पण की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो है कि जो चीजें हैं उसे हूबहू पेश करना। किंतु साहित्य का उद्देश्य तो ये है भी नहीं कि जो है उसे हूबहू पेश किया जाए, वो तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करता है। जो होना चाहिए इसे भी उसमें ऐड करता है। तो आप कहाँ तक सहमत है कि साहित्य का दर्पण है समाज, या समाज का दर्पण है साहित्य, ये कहना चाह रहा था। हाँ देखिए, बात सही है। ये प्रेमचंद का एक कोटेशन है कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। अब सब सवाल है कि आपका ये जो प्रश्न आया ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपने श्रोताओं से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पर विचार करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या साहित्य समाज का दर्पण है या केवल ये बातें थोड़ी है। मैं समझता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण तो है। कैसे है? क्योंकि जो समाज में है वो साहित्य में उकेरा जाता है, लिखा रचना की जाती है। तब आप कहेंगे कि क्या ऐसी चीजें नहीं है जो संभावनाओं में भी हैं, जो चीजें नहीं भी हुई वो भी है, कल्पनाओं में है। तो क्या कल्पना और संभावना ये चीजें साहित्य समाज का दर्पण से तो बाहर है? तो ये बात सही है कि ये बाहर तो है, परंतु आप जानते हैं कि हम कल्पना भी कहाँ करेंगे? अपनी परिस्थिति, अपने मनोभाव के साथ। तो परिस्थितियां वही तय करेंगी कि जो सत्य है, अर्थात जो समाज में दिख रहा है, कल्पना उसके इर्द गिर्द घूमेगी। और फिर कुछ चीजें अपवाद और विवाद में तो आती ही हैं। वैसे ही कुछ चीजें साहित्य में भी है जो कि अपवादित हो जाती हैं, लेकिन तब कहेंगे कि जिसकी अधिकता है उसे मान लेना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर 100 काम किसी ने सही किया है, अब उसमें हो सकता है कि 20 काम गलत हो गया उससे, तो 80 उसके सही हैं। इसलिए प्रतिशत के हिसाब से वो व्यक्ति ज्यादातर सही के श्रेणी में रखा जाएगा जी, उसे खराब नहीं माना जाएगा। ये भी है। एक सवाल और कि क्या साहित्यकार पैदा होता है या फिर साहित्यकार बनाया जाता है? देखिए, साहित्यकार पैदा तो कोई भी, बस केवल एक शरीर मनुष्य का होता है और वो पैदा हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां उसे तय करती हैं कि वो क्या होगा। परिस्थिति तय कर देती है कि वो साहित्यकार सचमुच पैदा हुआ या क्या हुआ। अब जयशंकर प्रसाद ऐसा नहीं कि पैदा हुए और साहित्यकार हो गए, नहीं, उनकी परिस्थितियां वैसी थी। भारतेंदु की परिस्थितियां वैसी थी। परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी स्वयं नहीं हुए, वो देश और वातावरण और उस आसपास का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी परिस्थितियां, उसकी आबो हवा ने उसे उस तरह का बनाया। तो ये परिस्थितियों का मामला है। क्या साहित्य मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोक सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोक सकता है। आप देखेंगे भीष्म कहानी को जरा आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि और जो वाकई साहित्य का पाठक होगा, साहित्य का समझ रखने वाला होगा, वो इस तरह की चीजों में नहीं आएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो इन चीजों में नहीं आएगा। आप जानते हैं कि विद्यार्थी स्तर पर भी जब उग्रता बहुत आती थी, तब भी साहित्य वाले लोग उसे संयम में या चीजों को रोकने का प्रयास करते थे। आप नजर उठाकर देख लें, जितने साहित्य के पाठक थे वो इस तरह के उग्रता में कभी वो आगे नहीं आए। बिल्कुल। तो हमें क्यों साहित्य का चिंतन करना चाहिए, क्यों साहित्य पढ़नी चाहिए? हाँ, साहित्य क्यों पढ़नी चाहिए? साहित्य सहित, आप जानते हैं, जिसमें हित ही हित है, सुंदर हित है, कभी अनहित होता ही नहीं। विज्ञान तो अनहित कर देता है। वो एक हवाई जहाज क्रैश हो जाए, एक ट्रेन दुर्घटना हो जाए तो पता लगा क्या से क्या हो गया, लेकिन साहित्य कितना भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, साहित्यकार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, लेकिन साहित्य उसे बचा लेगा, उसे सहारा देगा, उसे धैर्य सिखाएगा, उसे बहुत संयम, बहुत सद्भाव, प्रेम और वो उत्साह देगा, जहाँ से वो टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा। जी, जीवन के विकास और समाज के विकास में साहित्य की क्या भूमिका है? जीवन के विकास में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये हित ही हित करता है। अब इसकी भूमिका जब आप देखेंगे
तो साहित्य सबसे पहली चीज क्या सिखाता है? सबसे पहली चीज हमें भावनाओं से बहुत भिगो देता है जी। हमारी भावनाएं बहुत मजबूत कर देता है साहित्य। अब जब हम भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तो हम गरीब, कमजोर, वैसे व्यक्ति जिस पर किसी की निगाहें नहीं जा रही है, निगाह वहां जाकर टिक जाती है। आप जानते हैं कि जब प्रेमचंद की एक रचना आई और उसमें जो बूढ़ी थी महिला, उसकी उल्टी दीवारों के ऊपर छींटे जो पड़े थे, साहित्यकार की नजर वहां टिकती है। बात यह है कि साहित्यकार वहां जाकर रुकता है जहाँ कोई नहीं रुकता। इसलिए साहित्य की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन को आप देखेंगे कि वो कांच के टुकड़े पर, तो सुअर पे, तो कभी किसी गरीब बच्चे पे जाकर टिकते हैं। निराला कहाँ टिकते हैं? चतुरी चमार पे, और नहीं तो फिर वो तोड़ती पत्थर वाली महिला पे। जी बिल्कुल। विनोद जी, एक आखिरी सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम विनोद सिंह तक नहीं लेकिन प्रोफेसर विनोद सिंह होने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि प्रोफेसर विनोद सिंह होना क्या होता है। कुछ नहीं, देखिए ये मैं तो अभी तक नहीं मानता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता ही नहीं कि मैं प्रोफेसर विनोद सिंह हूँ। आज भी लगता है कि मैं केवल वही विनोद जी हूँ, वही विनोद भैया हूँ, वही विनोद हूँ, बस और कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी अगर प्रोफेसर विनोद बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो कुछ नहीं है, बस आप निरंतर मेहनत करें। कहीं भी निरंतर आप अपने एक लक्ष्य बना लें कि अच्छा हमको क्या करना है। लक्ष्य सकारात्मक हो और उस पर अपना काम करें, मेहनत करें, रात दिन उसी पे सोचें, उसके लिए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से मैं दावे से कहें, आप चाहें तो लिख कर रख लें कि वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो होगी, अवश्य होगी। और इसका राज केवल बस मेहनत है और कुछ भी नहीं है। केवल आप मेहनत कीजिए, आसपास वाले आपको खुद ही सपोर्ट करने लगेंगे, आपको सहारा देंगे और आप आगे बढ़ेंगे और उसी क्षेत्र में आप आगे चले जाएंगे। देखिए मैं शिक्षक भी बन सकता था, बैंक में भी, रेलवे में भी, कहीं नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे मन में जब आ गया कि मुझे प्रोफेसर बनना है। राय सर हमारे मतलब अच्छे गुरु में एक हैं, तो उनकी बात थी कि ये लड़का यहाँ आकर खड़ा होगा एक दिन। बस उसी दिन मन में आ गया। एक मनीष भाई मेरे थे, वो उन्होंने कहा कि जब आपको टीचर ही बनना है तो फिर प्रोफेसर सोचिए। बस क्या है, लक्ष्य बन गया। और देखिए मैं उसी पे बढ़ा हूँ, आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूँ। आप जानते हैं कि ये बहुत महान नहीं था विनोद, आवाज भी महान नहीं है, बस जो पद की लक्ष्य थी वो पूरी। तो विनोद जी, आप अंत में श्रोता जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने श्रोताओं से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम, और इसीलिए मैं इनको बार बार कुछ कुछ कहता रहता हूँ। कभी कभी बुरा भी मान जाते हैं वो, मैं भी मान जाता हूँ, होता रहता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत लगाव है इनसे, बहुत लगाव है। राहुल जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने लोग हैं वो सब लोग आगे रोज कोशिश करें कि हम अच्छा से अच्छा करें, प्रयास जारी रखें अच्छा करने का। और दूसरे जो लोग रोजगार में नहीं आ पाए हैं वो मेहनत करें। और कुछ लोग हिंदी से भी अगर हैं तो वो कभी हीन भावना से ग्रस्त न हो, हिंदी को मन से पढ़ें, क्योंकि खास तौर पे दृष्टिबाधित हिंदी में रोजगार पूरक हुआ है। इसलिए आप बीएड करें तो भी, आप प्रोफेसर बने तो भी, आप कुछ भी करें, हिंदी का महत्व तो है। या रेलवे और बैंकिंग में है तो भी आप हिंदी से हैं तो आपके लिए, बीपीएससी में मैं देख रहा था कि हिंदी कितना सरल है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़कर बीपीएससी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करें और केवल मेहनत करें, बस बाकी सब कुछ तो चलता रहे, लेकिन मेहनत आपके लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। जी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने श्रोताओं से कि वो मेहनत करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों का निश्चयी ज्ञान वर्धन करने का कार्य किया है, इसके लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने जो मुझे बुलाया, यहाँ मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, मैं आभारी हूँ। और इतने श्रोता जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका आभारी हूँ, इस ग्रुप का आभारी हूँ जिसने मुझे इस तरह का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।